नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी शर्लॉक होम्स द एडवेंचर ऑफ द कॉपर बीचेस। मेरा नाम वायलेट हंटर है। आज से कुछ महीने पहले तक मैं लंदन की भीड़ भाड़ और कोलाहल भरी गलियों में एक साधारण गवर्नेंस की जिंदगी जी रही थी। मेरे दिन बच्चों को पढ़ाने, उनकी शरारतों को संभालने और अपनी छोटी सी कमाई से गुजारा करने में बीतते थे। लेकिन उस दिन जब मैंने मिस्टर जेफरसन होप की उस अजीब नौकरी के विज्ञापन पर नजर डाली, मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी एक ऐसी राह पर चल पड़ेगी जो रहस्य और डर से भरी होगी। ये कहानी उस साहसिक यात्रा की है जो मेरे सामने आई, कॉपर बीचेस की उस भयानक हवेली की कहानी। सर्दियों की एक ठंडी सुबह थी। कोहरा लंदन की सड़कों पर इतना घना था कि ऐसा लगता था मानो शहर किसी सफेद चादर में लिपट गया हो। मैं अपने छोटे से कमरे में बैठी थी, जहां ठंडी हवा खिड़की के झरोखों से भीतर आ रही थी। मेरे हाथ में एक पुराना अखबार था जिसे मैं रोजगार के विज्ञापनों के लिए देख रही थी। मेरी पिछली नौकरी एक अमीर परिवार में बच्चों को पढ़ाने की अचानक खत्म हो गई थी, क्योंकि वो परिवार विदेश चला गया था। अब मेरे पास ना तो ज्यादा पैसे थे और ना ही कोई नया काम। उस सुबह मेरी नजर एक छोटे से विज्ञापन पर पड़ी। वेस्टावे एजेंसी के माध्यम से एक युवा महिला की आवश्यकता। शिक्षित, साहसी और आत्मनिर्भर ग्रामीण इलाके में एक परिवार के लिए गवर्नेंस की भूमिका। वेतन असाधारण रूप से अच्छा। व्यक्तिगत मुलाकात आवश्यक। संपर्क मिस्टर जेफरसन होप, कॉपर बीचेस, हैम्पशायर। विज्ञापन पढ़ते ही मेरे मन में कई सवाल उठे। असाधारण रूप से अच्छा वेतन का क्या मतलब था? और साहसी क्यों? क्या यह कोई सामान्य नौकरी थी या इसमें कुछ छिपा हुआ था? फिर भी मेरी स्थिति ऐसी थी कि मैं इस मौके को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। मैंने तुरंत फैसला किया कि वेस्टावे एजेंसी जाऊंगी और इस प्रस्ताव के बारे में और जानूंगी। अगले दिन मैंने अपनी सबसे अच्छी पोशाक पहनी, एक सादा नीला गाउन जो थोड़ा पुराना हो चुका था लेकिन फिर भी सम्मानजनक लगता था। मेरे बाल जो छोटे और घुंघराले थे, मैंने सावधानी से संवारे। मैंने सुना था कि मेरे ये छोटे बाल मुझे दूसरों से अलग बनाते थे और शायद यही मेरी पहचान थी। मैं कोहरे से भरी सड़कों से होती हुई वेस्टावे एजेंसी के कार्यालय पहुंची। वहां पहुंचते ही मुझे एक मोटी गड़ी महिला मिस टॉपर ने स्वागत किया। उनकी आंखें तेज थी और चेहरा ऐसा जैसे वो हर आने वाले को परख रही हो। आप मिस वायलेट हंटर हैं? उन्होंने पूछा। उनकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। जी हाँ, मैंने जवाब दिया, थोड़ा संकोच करते हुए। बैठिए, उन्होंने कहा। मुझे लगता है आप कॉपर बीच की नौकरी के लिए आई हैं। मिस्टर जेफरसन होप ने खास तौर पर कहा है कि वो जल्द से जल्द किसी से मिलना चाहते हैं। मैं कुर्सी पर बैठ गई और मेरे मन में उत्सुकता बढ़ने लगी। मिस टॉपर ने मुझसे मेरे अनुभव, मेरी शिक्षा और मेरे परिवार के बारे में कई सवाल पूछे। मैंने उन्हें बताया कि मैं एक अकेली महिला हूं। मेरे माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं और मैं पिछले 5 साल से गवर्नेंस का काम कर रही हूं। वो मेरे जवाबों से संतुष्ट दिखी। फिर अचानक दरवाजा खुला और एक लंबा, भारी भरकम आदमी भीतर आया। उसका चेहरा गोल था, गाल लाल और आंखों में एक चमक थी जो मुझे थोड़ा असहज कर गई। उसने एक मोटा कोट पहना हुआ था और हाथ में एक छड़ी थी। मिस टॉपर, क्या यही वो युवती है? उसने पूछा। उसकी आवाज गहरी और थोड़ी भारी थी। हाँ, मिस्टर रदरफोर्ड, ये मिस वायलेट हंटर है, मिस टॉपर ने जवाब दिया। मैंने समझा कि ये मिस्टर जेफरसन होप नहीं थे। शायद ये कोई और थे
जो इस नौकरी से जुड़े थे। उस आदमी ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई सामान की कीमत लगा रहा हो। फिर वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो मुझे ठंडा लगा। आपके बाल, उसने कहा, काफी अनोखे हैं, छोटे और घुंघराले। मेरी पत्नी को ये पसंद आएगा। शुक्रिया, मैंने कहा, हालांकि मुझे समझ नहीं आया कि मेरे बालों का इस नौकरी से क्या लेना देना था। मैं मिस्टर रदरफोर्ड हूं, उसने आगे कहा। मेरे पास आपके लिए एक प्रस्ताव है। हमारा घर कॉपर बीचेस, हैम्पशायर में है। हमें अपने बेटे एडवर्ड के लिए गवर्नेंस चाहिए। वो 6 साल का है। इसके अलावा कुछ खास शर्तें हैं जिन्हें आपको मानना होगा। कैसी शर्तें? मैंने पूछा। मेरे मन में एक हल्की सी बेचैनी उठ रही थी। वहां पहुंचने पर आपको सब समझा दिया जाएगा, लेकिन इतना जान लीजिए कि वेतन सालाना 120 पाउंड है, सामान्य से कहीं ज्यादा। क्या आप तैयार हैं? 120 पाउंड। ये रकम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। ये मेरे पिछले वेतन से 3 गुना ज्यादा था। इतने पैसों में मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकती थी। लेकिन फिर भी मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। ये इतना पैसा क्यों दे रहे हैं? क्या इसमें कोई खतरा था? मैंने अपने डर को दबाया और कहा, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मिस्टर रदरफोर्ड ने अपनी छड़ी को टेबल पर टिकाया और कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत कीजिए। हमें जल्दी किसी की जरूरत है। कल तक जवाब दे दीजिए। इतना कहकर वो चला गया। मैं वहां से निकली और सड़क पर चलते हुए अपने विचारों में खो गई। कोहरे ने चारों तरफ एक रहस्यमयी माहौल बना दिया था। मेरे कदम तेज थे, लेकिन दिमाग में उथल पुथल मची थी। उस रात मैंने अपने छोटे से कमरे में बैठकर बहुत सोचा। एक तरफ पैसा था जो मेरी सारी मुश्किलें हल कर सकता था। दूसरी तरफ मिस्टर रदरफोर्ड की वो अजीब मुस्कान और उनकी बातें मुझे परेशान कर रही थी। क्या मैं ये जोखिम ले सकती थी? अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया। मैंने वेस्ट अवे एजेंसी को एक चिट्ठी लिखी कि मैं नौकरी के लिए तैयार हूं। लेकिन मन में एक फैसला और था, अगर कुछ गलत लगा तो मैं मदद के लिए शर्लॉक होम्स को लिखूंगी। मैंने उनके बारे में सुना था। वो लंदन के मशहूर जासूस थे जो रहस्यों को सुलझाने में माहिर थे। शायद मुझे उनकी जरूरत पड़ती। कुछ दिनों बाद मुझे मिस्टर रदरफोर्ड का जवाब आया। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते कॉपर बीचेस आने को कहा। मैंने अपना छोटा सा बैग पैक किया जिसमें मेरी कुछ जरूरी चीजें थी। एक जोड़ी कपड़े, एक डायरी और मेरे माता पिता की एक पुरानी तस्वीर। ट्रेन का सफर शुरू होने वाला था और मेरे साथ एक अजीब सा डर भी चल रहा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। लंदन का कोहरा पीछे छूट रहा था और आगे एक नया अनजाना रास्ता मेरा इंतजार कर रहा था। कॉपर बीचेस की हवेली में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन उस पल ट्रेन की सीटी के साथ मेरे दिल की धड़कनें भी तेज हो रही थी। ये मेरी जिंदगी का एक नया अध्याय था। एक ऐसा अध्याय जो शायद मुझे कभी ना भूले। ट्रेन की खिड़की से बाहर का नजारा धीरे धीरे बदल रहा था। लंदन की तंग गलियां और कोहरे से ढकी इमारतें अब पीछे छूट चुकी थी। उनके स्थान पर हरे भरे खेत, पत्थरों की बनी छोटी दीवारें और दूर दूर तक फैली शांति दिखाई दे रही थी। मैं वायलेट हंटर अपने छोटे से बैग को सीने से लगाए बैठी थी। मेरे हाथ में मिस्टर रदरफोर्ड का वो पत्र था जिसमें उन्होंने मुझे कॉपर बीचेस आने का निमंत्रण दिया था। हर बार जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, मेरा दिल जोर से धड़कने लगता। क्या मैं सही फैसला कर रही थी? सफर लंबा था। हैम्पशायर की ओर जाने वाली ये ट्रेन मुझे एक ऐसी दुनिया में ले जा रही थी जो मेरे लिए बिल्कुल अनजानी थी। मैंने कभी ग्रामीण इलाकों में ज्यादा वक्त नहीं बिताया था। लंदन की भीड़ और शोर मेरे लिए घर जैसे थे। लेकिन अब
मैं उस शोर से दूर जा रही थी, एक ऐसी जगह जहां हवा में सन्नाटा और रहस्य घुला हुआ था। ट्रेन की सीट पर बैठे बैठे मैंने अपने विचारों को संभालने की कोशिश की। 120 पाउंड सालाना, ये रकम मेरे लिए एक सपने जैसी थी। लेकिन मिस्टर रदरफोर्ड की वो अजीब मुस्कान और उनकी बातों में छिपी रहस्यमयी टोन मेरे मन को बार बार परेशान कर रही थी। आखिरकार दोपहर के बाद ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। बोर्ड पर लिखा था विनचेस्टर। मैंने अपना बैग उठाया और प्लेटफॉर्म पर उतर गई। हवा में ठंडक थी और चारों तरफ सन्नाटा। स्टेशन पर कुछ गिने चुने लोग थे, एक बूढ़ा किसान अपनी गायों के साथ और एक लड़का जो अखबार बेच रहा था। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई, ये सोचते हुए कि शायद मिस्टर रदरफोर्ड मुझे लेने आए होंगे। तभी एक लंबा दुबला पतला आदमी मेरी ओर बढ़ा। उसने एक पुराना कोट पहना था और उसकी टोपी नीचे की ओर झुकी हुई थी, जिससे उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। मिस हंटर, उसने पूछा। उसकी आवाज में एक खुरदरापन था। हाँ, मैं ही हूं, मैंने जवाब दिया, थोड़ा संकोच करते हुए। मैं टॉलर हूं। मिस्टर रदरफोर्ड ने मुझे आपको लेने भेजा है। चलिए, गाड़ी बाहर खड़ी है। उसने मेरा बैग उठाया और आगे बढ़ गया। मैं उसके पीछे पीछे चली। बाहर एक पुरानी घोड़ा गाड़ी खड़ी थी, जिसके पहिए कीचड़ से सने थे। टॉलर ने मेरा बैग गाड़ी में रखा और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं गाड़ी में चढ़ी और उसने घोड़ों को हाँक दिया। जैसे ही हम स्टेशन से दूर हुए, मैंने पीछे मुड़कर देखा। विनचेस्टर का छोटा सा स्टेशन धीरे धीरे आंखों से ओझल हो गया। अब मेरे सामने सिर्फ एक संकरा रास्ता था, जो पेड़ों के बीच से गुजर रहा था। सफर के दौरान टॉलर चुप रहा। मैंने उससे कुछ सवाल पूछने की कोशिश की। कॉपर बीचेस कितनी दूर है? मिस्टर रदरफोर्ड कैसे इंसान है? लेकिन उसने हर बार छोटे और सूखे जवाब दिए। बस थोड़ी देर और, या वो ठीक है। उसकी चुप्पी मुझे और बेचैन कर रही थी। गाड़ी के पहिए कीचड़ भरे रास्ते पर चलते हुए अजीब अजीब सी आवाजें कर रहे थे और हवा में नमी थी जो मेरे चेहरे पर चिपक रही थी। चारों तरफ कॉपर रंग के बीज के पेड़ दिखाई दे रहे थे। उनके पत्ते हल्के भूरे और सुनहरे थे, जो इस जगह को एक अनोखा नाम दे रहे थे। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी एक बड़े लोहे के गेट के सामने रुकी। गेट पुराना था, जंग से ढका हुआ, और उसके ऊपर कांटेदार तारें लिपटी थी। टॉलर ने गाड़ी से उतरकर गेट खोला और हम भीतर दाखिल हुए। सामने एक लंबा रास्ता था, जिसके दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। और फिर अचानक वो हवेली मेरे सामने आई, कॉपर बीचेस। ये एक विशाल पुरानी इमारत थी। इसकी दीवारें काले पत्थरों से बनी थी, जो समय के साथ और गहरी हो गई थी। खिड़कियां लंबी और संकरी थी, जिनमें से कुछ पर लकड़ी के पट्टे लगे थे। छत पर चिमनियां थी, जिनमें से धुआं नहीं निकल रहा था, जिससे ये जगह और भी ठंडी और सुनसान लग रही थी। हवेली के चारों तरफ एक बगीचा था, लेकिन वो भी उजाड़ और बेतरतीब था, जंगली घास और सूखे पौधों से भरा हुआ। ये सब देखकर मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हुआ। ये वो जगह नहीं थी जहां कोई खुशी से रहना चाहे। गाड़ी हवेली के मुख्य दरवाजे के सामने रुकी। टॉलर ने मेरा बैग उतारा और मुझे उतरने का इशारा किया। जैसे ही मैंने जमीन पर कदम रखा, दरवाजा खुला और मिस्टर रदरफोर्ड बाहर आए। उनकी वही अजीब मुस्कान चेहरे पर थी, जो मुझे एजेंसी में मिलने पर परेशान कर गई थी। उनके साथ एक महिला भी थी, शायद उनकी पत्नी। वो पतली थी, चेहरा पीला और आंखों में एक उदासी थी। उसने मुझे देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। मिस हंटर, आप आखिरकार आ गई, मिस्टर रदरफोर्ड ने कहा। उनकी आवाज में एक बनावटी गर्मजोशी थी। ये मेरी पत्नी
मिसेज रदरफोर्ड है और ये हमारा घर है, कॉपर बीचेस। आपको यहाँ अच्छा लगेगा। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, शुक्रिया, ये जगह बहुत बड़ी है। हाँ, और बहुत पुरानी भी, मिसेज रदरफोर्ड ने पहली बार बोला। उनकी आवाज कमजोर थी, जैसे वो थक गई हो। मिस्टर रदरफोर्ड ने मुझे भीतर आने को कहा। हवेली का भीतरी हिस्सा बाहर से भी ज्यादा ठंडा था। लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था और दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स टंगी थी, जिनमें से कुछ के चेहरों पर धूल जमी थी। हॉल में एक बड़ा झाड़ फानूस लटक रहा था, लेकिन उसकी आधी मोमबत्तियां बुझी हुई थी। मुझे एक कमरे में ले जाया गया, जो मेरा कमरा होने वाला था। ये ऊपरी मंजिल पर था और इसकी खिड़की से बाहर का बगीचा दिखता था। कमरा साफ था, लेकिन उसमें भी वही ठंडक और उदासी थी जो पूरी हवेली में फैली हुई थी। आप थक गई होंगी, मिस्टर रदरफोर्ड ने कहा। आराम कर लीजिए, रात के खाने पर हम बात करेंगे। और हाँ, कल आप हमारे बेटे एडवर्ड से मिलेंगी। वे चले गए और मैं अकेली रह गई। मैंने अपना बैग खोला और अपनी चीजें बाहर निकाली। खिड़की के पास खड़े होकर मैंने बाहर देखा। सूरज ढल रहा था और उसकी लाल रोशनी कॉपर बीच के पेड़ों पर पड़ रही थी। लेकिन उस खूबसूरत नजारे में भी कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। तभी मुझे दूर बगीचे में एक छाया दिखी। कोई चल रहा था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से मैं उसे ठीक से देख नहीं पाई। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या ये टॉलर था या कोई और? रात के खाने के लिए मैं नीचे गई। मेज पर मिस्टर और मिसेज रदरफोर्ड बैठे थे। खाना सादा था, मांस, आलू और कुछ सब्जियां। मिस्टर रदरफोर्ड ने मुझसे कई सवाल पूछे, मेरे पिछले काम के बारे में, मेरे शौक के बारे में। लेकिन मिसेज रदरफोर्ड चुप रही। उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे वो किसी के आने का इंतजार कर रही हों। खाने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आई। रात गहरी हो चुकी थी। मैं बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। हवेली में सन्नाटा था, लेकिन बीच बीच में कुछ अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कहीं लकड़ी की चरमराहट, कहीं हवा का सनसनाना। मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखना शुरू किया। यह मेरा तरीका था अपने डर को कम करने का। लेकिन जैसे ही मैंने कलम उठाई, बाहर से एक तेज चीख सुनाई दी। मैं चौंक कर खड़ी हो गई। ये क्या था? खिड़की के पास जाकर मैंने बाहर झांका। अंधेरे में कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो चीख वो इंसान की नहीं, किसी जानवर की थी। शायद कोई कुत्ता। लेकिन फिर भी मेरा मन शांत नहीं हुआ। मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई, ये सोचते हुए कि ये हवेली मुझसे क्या छिपा रही थी। सुबह की पहली किरण मेरे कमरे की संकरी खिड़की से भीतर आई। मैं, वायलेट हंटर, रात की उस अजीब चीख के बाद मुश्किल से सो पाई थी। मेरी आंखें थकान से भारी थी, लेकिन मन में एक बेचैनी थी जो मुझे बिस्तर से उठने के लिए मजबूर कर रही थी। मैंने अपने कपड़े बदले, एक सादा ग्रे गाउन जो गवर्नेंस के काम के लिए ठीक था, और अपने छोटे घुंघराले बालों को संवारा। आज मेरा पहला दिन था कॉपर बीचेस में और मुझे एडवर्ड से मिलना था, वो बच्चा जिसकी देखभाल मेरी जिम्मेदारी थी। लेकिन उससे पहले मुझे इस हवेली की ठंडी दीवारों और इसके रहस्यमयी माहौल से जूझना था। मैं नीचे हॉल में पहुंची। वहां मेज पर नाश्ता सजा था, ब्रेड, मक्खन और एक कप चाय। मिस्टर रदरफोर्ड पहले से वहां बैठे थे, एक अखबार पढ़ते हुए। उनकी लाल गालों वाली मुस्कान आज भी वैसी ही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे असहज कर रहा था। मिसेज रदरफोर्ड भी वहां थी, अपनी चाय को चुपचाप हिलाती हुई। उनकी आंखें नीचे की ओर थी, जैसे वह किसी और दुनिया में खोई हुई हो। सुप्रभात, मिस हंटर, मिस्टर रदरफोर्ड ने कहा, अखबार को मोड़ते हुए। आशा है
आपको रात अच्छी नींद आई? सुप्रभात, मैंने जवाब दिया, अपनी आवाज को स्थिर रखने की कोशिश करते हुए। हाँ, ठीक थी, बस रात में कुछ आवाजें सुनाई दी। आवाजें? उन्होंने भौहें उठाई, लेकिन उनकी मुस्कान नहीं बदली। शायद जंगली कुत्ता होगा। हमारे पास एक बड़ा कुत्ता है, टॉलर उसे संभालता है, चिंता मत कीजिए। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जवाब ने मेरे मन को शांत नहीं किया। वो चीख कुत्ते की हो सकती थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी तड़प थी जो सामान्य नहीं लगी। मैंने चाय का एक घूंट लिया और मेज पर बैठ गई। मिसेज रदरफोर्ड ने एक बार मेरी ओर देखा, लेकिन फिर अपनी नजरें नीचे कर ली। उनके चेहरे पर उदासी थी और उनके हाथ हल्के से कांप रहे थे। क्या वो बीमार थी या कुछ और था जो उन्हें परेशान कर रहा था? नाश्ते के बाद मिस्टर रदरफोर्ड मुझे ऊपरी मंजिल पर एक कमरे में ले गए। यहां आप एडवर्ड से मिलेंगी, उन्होंने कहा। वो थोड़ा शरारती है, लेकिन मुझे यकीन है आप उसे संभालेंगी। दरवाजा खुलते ही एक छोटा सा लड़का मेरे सामने आया। वो 6 साल का था, पतला, और उसके बाल काले और उलझे हुए थे। उसकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन वो चमक मासूमियत से ज्यादा कुछ और लग रही थी, शायद क्रूरता। एडवर्ड, ये मिस हंटर है, तुम्हारी नई गवर्नेस, मिस्टर रदरफोर्ड ने कहा। एडवर्ड ने मुझे देखा और फिर एक अजीब सी हंसी हंसा। आपके बाल छोटे हैं, उसने कहा। मुझे छोटे बाल पसंद है, क्या मैं उन्हें काट सकता हूं? उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। मैंने हंसने की कोशिश की, इसे मजाक समझकर, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे ठंडा कर गया। नहीं एडवर्ड, मैंने कहा, अपनी आवाज को नरम रखते हुए, मेरे बाल पहले से ही छोटे हैं। चलो हम कुछ पढ़ाई शुरू करें। मिस्टर रदरफोर्ड चले गए और मैंने एडवर्ड के साथ दिन शुरू किया। उसका कमरा सादा था, एक छोटी मेज, कुछ किताबें और एक खिड़की जो बगीचे की ओर खुलती थी। मैंने उसे अक्षर सिखाने शुरू किए, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा था। वो खिड़की की ओर देखता और फिर अचानक हंस पड़ता। एक बार उसने अपनी किताब को फाड़ दिया और जब मैंने उसे रोका तो उसने मेरी ओर एक तेज नजर से देखा। मुझे मजा नहीं आ रहा, उसने कहा, मुझे बाहर खेलना है। ठीक है, मैंने कहा, उसे शांत करने की कोशिश करते हुए। हम थोड़ी देर बाहर चल सकते हैं। हम बगीचे में गए। हवा ठंडी थी और कॉपर बीच के पेड़ों की पत्तियां हल्के से हिल रही थी। एडवर्ड ने एक छड़ी उठाई और उसे हवा में लहराने लगा। फिर अचानक उसने एक छोटे से पक्षी को देखा जो जमीन पर बैठा था। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, उसने छड़ी से उस पर वार किया। पक्षी चीखा और उड़ गया, लेकिन उसकी एक टांग घायल हो चुकी थी। एडवर्ड हंस पड़ा। एडवर्ड, ऐसा मत करो, मैंने तेजी से कहा, अपने गुस्से को दबाते हुए। हमें दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। क्यों नहीं? उसने पूछा। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। ये मजेदार है। मैंने उसे वापस अंदर ले जाने का फैसला किया। उसका व्यवहार मुझे परेशान कर रहा था। क्या ये सिर्फ शरारत थी या कुछ और? दोपहर तक मैंने उसे कुछ गणित सिखाने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार मुझसे अजीब सवाल पूछता। क्या आपने कभी किसी को मरते देखा है? या अगर मैं आपको चोट दूं तो क्या होगा? मैं हर बार उसके सवालों को टाल देती, लेकिन मेरे मन में एक डर बढ़ रहा था। ये बच्चा सामान्य नहीं था। दोपहर के भोजन के बाद मिस्टर रदरफोर्ड मेरे पास आए। मिस हंटर, एक छोटी सी बात है, उन्होंने कहा। उनकी मुस्कान आज थोड़ी तंग लग रही थी। हम चाहते हैं कि आप कुछ खास करें। मेरी पत्नी को आपके बाल बहुत पसंद है। क्या आप उन्हें नीला गाउन पहनकर खिड़की के पास बैठ सकती हैं? बस थोड़ी देर के लिए। मैंने उनकी बात सुनी और हैरान रह गई। नीला गाउन खिड़की के पास? लेकिन क्यों? ये मेरी पत्नी की इच्छा है, उन्होंने कहा।
उनकी आवाज में अब गर्मजोशी नहीं थी, वो थोड़ी नाजुक स्वभाव की है। ये उन्हें खुश करेगा। हम इसके लिए आपको अतिरिक्त पैसे देंगे। मैंने मिसेज रदरफोर्ड की ओर देखा, जो दूर हॉल में खड़ी थी। उनकी आंखें मेरी ओर थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ये अनुरोध कितना अजीब था। मेरे बालों की वजह से मुझे ये नौकरी मिली थी, ये तो समझ आता था, लेकिन ये नाटक क्यों? फिर भी मैंने हाँ कह दिया। मुझे पैसे की जरूरत थी और शायद ये कोई हानि रहित सनक थी। उन्होंने मुझे एक नीला गाउन दिया जो पुराना लेकिन साफ था। मैंने उसे पहना और ऊपरी मंजिल की खिड़की के पास बैठ गई, जो बगीचे की ओर खुलती थी। बाहर सूरज ढल रहा था और उसकी रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं वहां बैठी रही, ये सोचते हुए कि ये सब कितना बेतुका था। तभी मुझे बाहर बगीचे में कुछ हलचल दिखी। मैंने ध्यान से देखा, टॉलर वहां था और उसके साथ वो बड़ा कुत्ता था जिसकी बात मिस्टर रदरफोर्ड ने की थी। कुत्ता विशाल था, उसकी आंखें लाल थी और वो गुर्रा रहा था। टॉलर उसे एक रस्सी से बांधे हुए था, लेकिन कुत्ते की ताकत देखकर लग रहा था कि वो कभी भी छूट सकता था। मैं वहां कितनी देर बैठी मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं उठी तो मेरे मन में सवालों का तूफान था। ये नीला गाउन, ये खिड़की का नाटक, ये सब किस लिए था? क्या वे मुझे किसी को दिखाना चाहते थे? और वो कुत्ता, वो इतना खतरनाक क्यों लग रहा था? रात होने से पहले मैंने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा। मुझे लगा कि अगर कुछ गलत हुआ तो ये लिखित सबूत मेरी मदद कर सकता था। रात के खाने पर माहौल और भारी था। मिस्टर रदरफोर्ड ने मेरे प्रदर्शन की तारीफ की, लेकिन मिसेज रदरफोर्ड चुप रही। एडवर्ड वहां नहीं था। उन्होंने कहा कि वो सो गया था। खाने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आई। बाहर हवा तेज हो रही थी और पेड़ों की शाखाएं खिड़की से टकरा रही थी। मैंने दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन जैसे ही मेरी आंखें बंद हुई, मुझे फिर से एक आवाज सुनाई दी, वही चीख, लेकिन इस बार वो करीब थी। मैं उठी और खिड़की की ओर गई। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे यकीन था कि ये कुत्ते की आवाज नहीं थी, ये कुछ और था, शायद कोई इंसान। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या इस हवेली में कोई छिपा हुआ था? मैंने अपनी डायरी में ये भी लिखा और ये फैसला किया कि अगर ये सब और अजीब हुआ तो मैं शर्लॉक होम्स को खत लिखूंगी। ये जगह मुझसे कुछ छिपा रही थी और मुझे सच जानना था। सुबह की रोशनी ने मेरे कमरे को हल्का सा उजाला दिया, लेकिन मेरे मन का अंधेरा कम नहीं हुआ। मैं वायलेट हंटर अब कॉपर बीचेस में अपने दूसरे दिन की शुरुआत कर रही थी। रात की वह चीख मेरे कानों में गूंज रही थी और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने अपने आप को तैयार किया, वही सादा ग्रे गाउन पहना, अपने छोटे बालों को संवारा और ये तय किया कि आज मैं इस हवेली को थोड़ा और समझने की कोशिश करूंगी। कुछ तो गलत था, ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था। नीचे हॉल में नाश्ता वैसा ही था, ठंडा और सादा। मिस्टर रदरफोर्ड वहां नहीं थे, लेकिन मिज रदरफोर्ड अपनी चाय के साथ बैठी थी। उनकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे वह भी रात भर सोई न हो। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की। मिसेज रदरफोर्ड, क्या आप ठीक है? मैंने पूछा, अपनी आवाज को नरम रखते हुए। उन्होंने मेरी ओर देखा और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर उन्होंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, हाँ मैं ठीक हूं, बस थक गई हूं। उनकी आवाज में एक कंपन था जो मुझे और परेशान कर गया। क्या वह मुझसे कुछ छिपा रही थी, या शायद वह भी इस हवेली के रहस्यों से डरी हुई थी? नाश्ते के बाद मैं एडवर्ड के पास गई। वो अपने कमरे में था, एक लकड़ी की छड़ी से खेलते हुए।
आज उसका मूड थोड़ा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। मैंने उसे कुछ किताबें पढ़ने को दी और वो चुपचाप मेज पर बैठ गया, लेकिन उसका ध्यान किताबों पर कम और खिड़की की ओर ज्यादा था। वहां क्या देख रहे हो, एडवर्ड? मैंने पूछा। कुछ नहीं, उसने कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था। बस बाहर का कुत्ता, वो भूखा है। कुत्ता? मैंने कहा, उसकी बात को हल्के में लेने की कोशिश करते हुए। क्या उसे खाना नहीं मिलता? मिलता है, उसने जवाब दिया और फिर हंस पड़ा। लेकिन उसे और चाहिए। उसके शब्दों में कुछ ऐसा था जो मुझे ठंडा कर गया। मैंने उससे और सवाल नहीं पूछे और उसे पढ़ाई में लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग कहीं और था। वो कुत्ता, वो विशाल गुर्राता हुआ जानवर, क्या उसका इस हवेली के रहस्य से कोई लेना देना था? और एडवर्ड का ये व्यवहार, ये सामान्य नहीं था। दोपहर को जब एडवर्ड सोने चला गया, मेरे पास थोड़ा वक्त था। मैंने फैसला किया कि हवेली के कुछ हिस्सों को देखूंगी। मिस्टर रदरफोर्ड बाहर गए थे और मिसेज रदरफोर्ड अपने कमरे में थी। ये मौका था कुछ सुराग ढूंढने का। मैंने हॉल से शुरू किया। वहां की दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स पुरानी थी। कुछ में गंभीर चेहरों वाले लोग थे, कुछ में जंगली जानवर। एक पेंटिंग में एक कुत्ता था जो उस जानवर से मिलता जुलता था जो मैंने बगीचे में देखा था। क्या यह कोई संकेत था? मैं ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ी। गलियारा लंबा और अंधेरा था और फर्श हर कदम पर चरमरा रहा था। कई दरवाजे बंद थे और कुछ पर ताले लगे थे। मैंने एक दरवाजे को हल्के से धक्का दिया, लेकिन वो नहीं खुला। तभी मुझे दूर से एक आवाज सुनाई दी, हल्की सी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैं रुक गई। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। क्या ये मिसेज रदरफोर्ड थी या कोई और? मैं उस आवाज की दिशा में बढ़ी। गलियारे के अंत में एक दरवाजा था जो थोड़ा खुला हुआ था। मैंने सावधानी से झांका। भीतर अंधेरा था, लेकिन मुझे कुछ हलचल दिखी। कोई छाया दीवार पर हिल रही थी। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजे को थोड़ा और खोला, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ देख पाती, पीछे से एक भारी कदमों की आवाज आई। मैं चौंक कर मुड़ी। टॉलर मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें संकरी और चेहरा सख्त। आप यहां क्या कर रही हैं, मिस? उसने पूछा। उसकी आवाज में एक धमकी थी। मैं बस हवेली देख रही थी, मैंने कहा, अपने डर को छिपाने की कोशिश करते हुए। मुझे रास्ता नहीं पता, यहां कुछ नहीं है, उसने कहा और दरवाजा बंद कर दिया। अपने कमरे में रहें। मालिक को पसंद नहीं कि कोई इधर उधर भटके। मैंने उसकी बात मान ली और वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान उठ रहा था। उस कमरे में क्या था और टॉलर इतना परेशान क्यों हो गया था? मैंने अपनी डायरी निकाली और सब कुछ लिखा। हर छोटी बात, हर अजीब घटना। ये मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं किसी बड़े खतरे के करीब थी। शाम को मिस्टर रदरफोर्ड लौटे। उन्होंने मुझे फिर से नीला गाउन पहनने को कहा। मिस हंटर, बस एक बार और, उन्होंने कहा। उनकी मुस्कान अब थोड़ी थकी हुई लग रही थी। मैंने उनकी बात मानी, लेकिन इस बार मैंने खिड़की के पास बैठते हुए बाहर पर ज्यादा ध्यान दिया। सूरज ढल रहा था और बगीचे में टॉलर फिर से उस कुत्ते के साथ था, लेकिन इस बार मुझे कुछ और दिखा। एक खिड़की हवेली के दूसरे हिस्से में जो बंद थी। उस खिड़की के पीछे से एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाई और फिर बुझ गई। क्या वहां कोई था? रात के खाने पर माहौल और भारी था। मिस्टर रदरफोर्ड ने मुझसे पूछा कि एडवर्ड के साथ मेरा दिन कैसा रहा। मैंने कहा कि वो ठीक है, लेकिन मेरे मन में उसके अजीब व्यवहार की बातें घूम रही थी। मिसेज रदरफोर्ड चुप थी और उनकी नजरें बार बार उस बंद खिड़की की दिशा में जा रही थी। खाने के बाद
मैं अपने कमरे में लौट आई। रात गहरी हो चुकी थी। मैं अपनी डायरी में लिख रही थी जब मुझे फिर से एक आवाज सुनाई दी। इस बार वो चीख नहीं थी, ये एक हल्की सी रोने की आवाज थी जो हवेली के किसी कोने से आ रही थी। मैं खिड़की के पास गई, लेकिन बाहर सिर्फ अंधेरा था। मेरे हाथ कांप रहे थे। ये क्या था? क्या कोई मदद मांग रहा था? मैंने अपनी डायरी में यह भी लिखा और यह फैसला किया कि अब मुझे शर्लॉक होम्स को खत लिखना होगा। यह हवेली मुझसे कुछ छिपा रही थी, कुछ भयानक। मैंने एक छोटा सा खत लिखा। प्रिय मिस्टर होम्स, मैं वायलेट हंटर हूं और कॉपर बीचेस हैम्परशायर में एक गवर्नेस के तौर पर काम कर रही हूं। यहां कुछ गलत हो रहा है। अजीब व्यवहार, बंद कमरे और रात में सुनाई देने वाली आवाजें। मुझे आपकी मदद चाहिए। कृपया जल्दी जवाब दें। आपकी वायलेट हंटर। मैंने खत को मोड़ा और अपने बैग में रख दिया। कल सुबह मैं इसे डाक में डालने की कोशिश करूंगी। लेकिन उस रात नींद मेरे लिए एक दूर का सपना थी। हवेली की हर आवाज, हवा का सनसना, फर्श की चरमराहट मुझे चौंका रही थी। मैं ये सोच रही थी कि क्या मैं इस जगह से जिंदा निकल पाऊंगी। और वो बंद कमरा, उसके पीछे क्या था? क्या कोई कैद में था या ये मेरा दिमाग मुझे डरा रहा था? सुबह होने का इंतजार करते हुए मैंने अपनी डायरी को सीने से लगाया। ये मेरी एकमात्र सहारा थी और शायद मेरी आखिरी उम्मीद। सुबह की रोशनी मेरे कमरे में धीरे धीरे फैली, लेकिन मेरे मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। मैं वायलेट हंटर अब कॉपर बीचेस में अपने तीसरे दिन में थी और हर बीतते पल के साथ ये जगह मुझे और डरावनी लग रही थी। रात की वो रोने की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी और मेरे हाथ में वो खत था जो मैंने शर्लॉक होम्स के लिए लिखा था। मैंने फैसला किया था कि आज मैं इसे किसी भी कीमत पर डाक में डालूंगी। लेकिन उससे पहले मुझे इस हवेली के कुछ और रहस्यों को समझना था। ये मेरा डर नहीं, बल्कि मेरा साहस था जो अब मुझे आगे बढ़ा रहा था। मैंने अपने कपड़े बदले और नीचे हॉल में गई। नाश्ते की मेज पर मिस्टर रदरफोर्ड अकेले बैठे थे। उनकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन उनकी मुस्कान वैसी ही थी, ठंडी और बनावटी। सुप्रभात मिस हंटर, उन्होंने कहा। आज आप एडवर्ड को बाहर ले जाएंगी, उसे ताजी हवा चाहिए। जी ठीक है, मैंने जवाब दिया, ये सोचते हुए कि शायद बाहर जाने से मुझे खत डालने का मौका मिल जाए। मिसेस रदरफोर्ड वहां नहीं थी और जब मैंने उनके बारे में पूछा तो मिस्टर रदरफोर्ड ने बस इतना कहा, वो अपने कमरे में हैं। आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उनकी आवाज में कोई चिंता नहीं थी, जो मुझे और शक में डाल गया। नाश्ते के बाद मैं एडवर्ड को लेकर बगीचे में गई। वो अपनी छड़ी लिए इधर उधर दौड़ रहा था और मैं उस पर नजर रख रही थी। बगीचे के एक कोने में टॉलर उस विशाल कुत्ते को बांध रहा था। कुत्ते की आंखें मेरी ओर मुड़ी और उसने गुर्राना शुरू कर दिया। मैंने जल्दी से नजरें हटा ली। एडवर्ड हंस पड़ा। वो आपको पसंद नहीं करता, उसने कहा। शायद, मैंने कहा, उसकी बात को हल्का करने की कोशिश करते हुए। एडवर्ड, क्या तुम्हें पता है हवेली में कितने कमरे हैं? उसने मुझे देखा और उसकी मुस्कान गायब हो गई। क्यों पूछ रही हो? बस ऐसे ही, मैंने कहा। यह जगह बहुत बड़ी है, कुछ कमरे बंद हैं, उसने कहा और फिर छड़ी से जमीन कुरेदने लगा। पापा कहते हैं वहां कोई नहीं जाता। उसके शब्दों ने मेरे शक को और पक्का कर दिया। मैंने उससे और सवाल नहीं पूछे, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। अगर कुछ कमरे बंद थे तो क्यों? और वो रोने की आवाज, क्या वो उसी बंद हिस्से से आ रही थी? मैंने एडवर्ड को थोड़ा और खेलने दिया और फिर उसे अंदर ले गई। दोपहर को जब वो सो रहा था, मैंने अपना मौका देखा। मैंने अपना खत लिया और हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा।
मुख्य दरवाजा खुला था और टॉलर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तेजी से बगीचे के रास्ते से गुजरी और उस संकरे रास्ते पर पहुंची जो विंचेस्टर की ओर जाता था। वहां एक छोटा सा डाकघर था जो मुझे आने के दिन दिखा था। मैंने खत डाला और वापस लौट आई, ये उम्मीद करते हुए कि कोई मुझे देख ना ले। मेरे दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन एक अजीब सा सुकून भी था। अब शर्लॉक होम्स को मेरी बात पता चल जाएगी। हवेली में वापस आने पर मैंने देखा कि मिस्टर रदरफोर्ड बाहर के बरामदे में बैठे थे। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, कहाँ गई थी मिस हंटर? बस थोड़ा टहलने, मैंने कहा अपनी आवाज को स्थिर रखते हुए। एडवर्ड सो रहा है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी रही। क्या उन्हें शक हो गया था? मैंने जल्दी से अपने कमरे में जाने का बहाना बनाया। शाम को मिस्टर रदरफोर्ड ने फिर से वही अजीब अनुरोध किया। मिस हंटर नीला गाउन पहनकर खिड़की के पास बैठी। इस बार मैंने हाँ कहने से पहले सोचा, ये नाटक बार बार क्यों? मैंने गाउन पहना और खिड़की के पास बैठ गई, लेकिन इस बार मैंने बाहर की हर हलचल पर नजर रखी। सूरज ढल रहा था और बगीचे में टॉलर कुत्ते के साथ था, लेकिन मेरी नजर उस दूसरी खिड़की पर गई, हवेली के उस हिस्से में जो बंद था। वहां फिर से एक हल्की सी रोशनी दिखी और इस बार मुझे एक छाया साफ दिखाई दी। कोई वहां था, कोई जो बाहर देख रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या ये कोई कैदी था या मिसेस रदरफोर्ड का कोई राज? मैंने अपने आप को शांत किया और वहां से उठ गई। रात के खाने पर मैंने मिज रदरफोर्ड से उस रोशनी के बारे में पूछने की सोची, लेकिन वो वहां नहीं थी। मिस्टर रदरफोर्ड ने कहा कि वो बीमार है और अपने कमरे में आराम कर रही है। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे सच नहीं लगा। खाने के बाद मैं अपने कमरे में लौट आई। रात गहरी थी और हवेली में सन्नाटा छाया हुआ था। मैं अपनी डायरी में लिख रही थी जब मुझे फिर से वो आवाज सुनाई दी, हल्की सी रोने की आवाज। इस बार मैंने हिम्मत जुटाई। मैंने अपनी मोमबत्ती ली और गलियारे में निकल गई। अंधेरा घना था और हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था। मैं उस बंद दरवाजे की ओर बढ़ी जहां से मुझे पहले छाया दिखी थी। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने कान लगाया। भीतर से हल्की हल्की सिसकियां आ रही थी। मेरा हाथ कांप रहा था, लेकिन मैंने दरवाजे को हल्के से धक्का दिया। वो बंद था और ताला लगा हुआ था। मैंने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। मैंने अपनी जेब से एक हेयर पिन निकाली और ताले को खोलने की कोशिश की। ये मैंने पहले कभी नहीं किया था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। कई कोशिशों के बाद ताला खुल गया। मैंने दरवाजा खोला और भीतर झांका। कमरा छोटा था और उसमें एक बिस्तर, एक मेज और कुछ पुराने कपड़े थे। खिड़की पर लकड़ी के पट्टे लगे थे जिससे बाहर की रोशनी मुश्किल से आ रही थी, लेकिन कमरा खाली था। फिर वो रोना कहां से आ रहा था? मैंने दीवार पर हाथ फेरा और मुझे एक छोटा सा छेद दिखा। मैंने उसमें कान लगाया। आवाज साफ थी। कोई पास में ही था, शायद अगले कमरे में। तभी पीछे से एक तेज कदमों की आवाज आई। मैं चौंक कर मुड़ी। टॉलर फिर से मेरे पीछे खड़ा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। मैंने आपको चेतावनी दी थी, उसने कहा और मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मुझे दर्द हुआ। मुझे छोड़ दो, मैंने कहा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, लेकिन उसने मुझे गलियारे से नीचे की ओर खींच लिया। मिस्टर रदरफोर्ड हॉल में खड़े थे और उनका चेहरा सख्त था। ये क्या हो रहा है टॉलर? उन्होंने पूछा। ये औरत बंद कमरे में घुस गई थी, टॉलर ने कहा। मिस्टर रदरफोर्ड मेरी ओर मुड़े। मिस हंटर, आपको अपनी सीमा में रहना चाहिए। ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। उनकी आवाज में धमकी थी।
मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरे मन में डर के साथ साथ गुस्सा भी था। वे मुझसे क्या छिपा रहे थे? मुझे मेरे कमरे में बंद कर दिया गया। अगली सुबह एक नौकरानी ने दरवाजा खोला और एक लिफाफा दिया। मैंने उसे खोला। ये शर्लक होम्स का जवाब था। उन्होंने लिखा था, मिस हंटर, आपकी चिट्ठी मिली। आपकी बातें गंभीर हैं। मैं और डॉक्टर वाटसन कल विनचेस्टर पहुंच रहे हैं। हिम्मत रखें और कुछ भी अजीब हो तो हमें बताएं। शर्लक होम्स। मेरा दिल हल्का हो गया। मदद रास्ते में थी, लेकिन अब मुझे एक दिन और इस हवेली में बिताना था। और वो बंद कमरा, वो रोने की आवाज, ये सब मेरे सामने सवाल बनकर खड़ा था। मैंने अपनी डायरी में सब लिखा और ये तय किया कि अब मैं पीछे नहीं हटूंगी। सच सामने आएगा, चाहे जो हो जाए। सुबह की ठंडी हवा मेरे कमरे की खिड़की से भीतर आ रही थी, लेकिन मेरे मन में एक नई उम्मीद जाग रही थी। मैं वायलेट हंटर अब कॉपर बीचेस में अपने चौथे दिन में थी और शर्लक होम्स का खत मेरे हाथ में था। उनकी चिट्ठी ने मुझे हिम्मत दी थी। आज वो और डॉक्टर वाटसन विनचेस्टर पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे पहले मुझे इस हवेली के बाहरी माहौल में एक और दिन बिताना था। रात का वो हादसा, टॉलर की धमकी और मिस्टर रदरफोर्ड का गुस्सा मेरे मन में ताजा था। फिर भी मैंने फैसला किया था कि अब मैं डरूंगी नहीं। सच को सामने लाना ही मेरा मकसद था। मैंने अपने कपड़े पहने और नीचे हॉल में गई। मिस्टर रदरफोर्ड वहां बैठे थे, अपनी चाय पीते हुए। उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकी और उनकी मुस्कान आज गायब थी। सुप्रभात मिस हंटर, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी आवाज में ठंडक थी। कल रात की घटना के बाद मुझे उम्मीद है आप अपनी सीमा समझ गई होंगी। सुप्रभात, मैंने जवाब दिया, अपने डर को छिपाते हुए। मैं सिर्फ अपना काम करना चाहती हूं। अच्छा, उन्होंने कहा और फिर चुप हो गए। मिस रदरफोर्ड वहां नहीं थी और जब मैंने उनके बारे में पूछा तो मिस्टर रदरफोर्ड ने कहा, वो अभी भी बीमार हैं। आपको उनसे मिलने की जरूरत नहीं। उनकी बातों में कुछ ऐसा था जो मुझे सच नहीं लगा। क्या वो मुझसे कुछ छिपा रहे थे? मैं एडवर्ड के पास गई। वो अपने कमरे में था, एक पुरानी किताब के पन्ने फाड़ रहा था। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी। एडवर्ड, ऐसा मत करो, मैंने कहा उसकी किताब छीनते हुए। मुझे मजबड़म से नफरत है, उसने कहा और फिर हंस पड़ा। क्या आपने कभी किसी को मरते देखा है? उसका सवाल फिर से मेरे सामने था। मैंने उसे अनदेखा किया और कहा, चलो आज हम बाहर चलते हैं। वो तैयार हो गया, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और था। मुझे शर्लक होम्स से मिलने का रास्ता ढूंढना था। मैंने एडवर्ड को बगीचे में ले जाया, ये सोचते हुए कि शायद मैं विनचेस्टर की ओर निकल सकूं। लेकिन टॉलर वहां था, उस विशाल कुत्ते के साथ। उसकी नजरें मेरे ऊपर थी, जैसे वो मुझे हर कदम पर देख रहा हो। दोपहर तक मैंने एडवर्ड को वापस अंदर ले जाया। वो सोने चला गया और मेरे पास थोड़ा वक्त था। मैंने अपने कमरे में जाकर शर्लक होम्स की चिट्ठी को फिर से पढ़ा। उनकी मदद करीब थी, लेकिन मुझे अभी तक इंतजार करना था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी खटखटाहट हुई। मैंने दरवाजा खोला। एक नौकरानी खड़ी थी, उसके हाथ में एक लिफाफा था। ये आपके लिए आया है, उसने कहा और चली गई। मैंने लिफाफा खोला। ये शर्लक होम्स का दूसरा संदेश था। मिस हंटर, हम विनचेस्टर पहुंच गए हैं। आज शाम को कॉपर बीचेस के पास मिले। बगीचे के पीछे का रास्ता लें, जहां पेड़ों की छाया है। सावधान रहें, शर्लक होम्स। मेरा दिल जोर से धड़का। वे यहां थे। मेरा दिल जोर से धड़का, लेकिन मैंने हक कह दिया। हम वापस हवेली की ओर बढ़े। बगीचे का छोटा दरवाजा अभी भी खुला था। हम अंदर घुसे और गलियारे की ओर बढ़े। होम्स और वाटसन मेरे पीछे थे। उनकी सांसें हल्की लेकिन स्थिर थी। हम उस बंद कमरे के पास पहुंचे। मैंने अपनी हेयर पिन निकाली और ताला खोलने की कोशिश की। इस बार ये आसान था।
ताला खुल गया। हम अंदर गए। कमरा वैसा ही था, खाली, लेकिन दीवार के छेद से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। होम्स ने दीवार को छुआ और कहा, यहां कुछ है? उन्होंने हल्के से दबाया और एक छोटा सा पैनल खुल गया। उसके पीछे एक संकरा रास्ता था। ये दूसरी मंजिल की ओर जाता है, होम्स ने कहा। चले। हम उस रास्ते से आगे बढ़े। अंधेरा घना था और हवा में सड़ांत की गंध थी। रास्ते के अंत में एक और दरवाजा था। होम्स ने उसे खोला और हम सब चौंक गए। वहां एक युवती खड़ी थी। उसका चेहरा पीला और आंखें डरी हुई। उसके बाल छोटे और घुंघराले थे, बिल्कुल मेरे जैसे। आप कौन है? मैंने पूछा। मैं एलिस हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। मिस्टर रदरफोर्ड की बेटी। उन्होंने मुझे यहां बंद कर रखा है। होम्स ने मेरी ओर देखा। यह साफ है मिस हंटर, आप उनकी जगह लेने के लिए लाई गई थी, किसी को दिखाने के लिए कि एलिस अभी भी आजाद है। तभी पीछे से एक तेज आवाज आई। मिस्टर रदरफोर्ड और टॉलर वहां खड़े थे। उनके चेहरे पर गुस्सा था। आपने बहुत बड़ी गलती की, मिस्टर रदरफोर्ड ने कहा। डॉलर ने कुत्ते की रस्सी छोड़ दी और वो हमारी ओर दौड़ा, लेकिन होम्स तेज थे। उन्होंने अपनी छड़ी से कुत्ते को मारा और वह चीखता हुआ पीछे हट गया। वाटसन ने अपनी पिस्तौल निकाली। हिले मत, उन्होंने कहा। मिस्टर रदरफोर्ड और टॉलर रुक गए। होम्स ने एलिस को बाहर निकाला और हम सब हवेली से बाहर की ओर भागे। बाहर मिसेस रदरफोर्ड खड़ी थी। उनके चेहरे पर आंसू थे। मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। मैं मजबूर थी। हम विंचेस्टर की ओर बढ़े। एलिस ने बताया कि उसके पिता उसे एक शादी से बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन उनकी योजना गलत थी। होम्स ने कहा, यह मामला अब पुलिस के हाथ में है। मैंने राहत की सांस ली। सच सामने आ गया था और मैं सुरक्षित थी, लेकिन कॉपर बीचेस की वो भयानक यादें मेरे साथ हमेशा रहेंगी। रात का अंधेरा धीरे धीरे छन रहा था और सुबह की पहली किरणें कॉपर बीचेस के पेड़ों पर पड़ रही थी। मैं वायलेट हंटर अब उस भयानक हवेली से बाहर थी, लेकिन मेरे मन का बोझ अभी पूरी तरह हल्का नहीं हुआ था। मेरे साथ शर्लक होम्स, डॉक्टर वाटसन और एलिस रदरफोर्ड थे। हम विंचेस्टर की ओर बढ़ रहे थे, जहां पुलिस को बुलाया जाना था। हवा में ठंडक थी और मेरे कदम तेज थे, लेकिन मेरा दिमाग उन 4 दिनों में जो कुछ हुआ उस पर बार बार लौट रहा था। ये सब एक बुरे सपने की तरह था, लेकिन अब वो सपना खत्म हो चुका था। हम विंचेस्टर के छोटे से स्टेशन पर पहुंचे। होम्स ने तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचना दी। आवाज शांत लेकिन अधिकारपूर्ण थी, जैसे वो हर स्थिति को नियंत्रित कर सकते हो। कुछ ही देर में एक पुलिस इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल हमारे पास पहुंचे। इंस्पेक्टर एक मोटा, गंभीर चेहरा वाला आदमी था, जिसकी मूछें घनी थी। उसने होम्स की ओर देखा और कहा, मिस्टर होम्स, सुना है आपने फिर से कोई करिश्मा कर दिखाया है। होम्स ने हल्के से मुस्कुराया। बस थोड़ा सा अवलोकन और तर्क, इंस्पेक्टर। बाकी काम मिस हंटर का साहस था। मैंने उनकी ओर देखा, हैरान। क्या वो सचमुच मेरी तारीफ कर रहे थे? मेरे गले में कुछ अटक गया, लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो सही लगा। इंस्पेक्टर ने मेरी ओर मुड़ा। मिस हंटर, आपकी कहानी सुनने के बाद हमें सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन हमें आपसे और मिस रदरफोर्ड से बयान चाहिए। एलिस मेरे पास खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी पीला और आंखें डरी हुई थी। उसने मेरी ओर देखा और धीरे से कहा, आपने मेरी जान बचाई, मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, अब तुम सुरक्षित हो। यह सब खत्म हो गया। पुलिस ने हमें एक छोटे से कमरे में ले जाया, जहां हमने अपने अपने बयान दिए। मैंने हर छोटी बात बताई, वेस्ट अवे एजेंसी से लेकर नीले गांव के नाटक तक, बंद कमरे की खोज और आखिरी रात की घटनाएं। होम्स और वाटसन ने भी अपनी बातें जोड़ी।
कैसे उन्होंने मेरे खत का जवाब दिया और रात में हवेली में घुसे। एलिस ने अपने पिता की क्रूरता के बारे में बताया, कैसे वो उसे एक शादी से बचाने के लिए ऐसा कर रहे थे जो वो नहीं चाहती थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो रुकी नहीं। इंस्पेक्टर ने सब कुछ नोट किया और कहा, मिस्टर रदरफोर्ड और उनके नौकर टॉलर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये गंभीर अपराध है, कैद, धमकी और शायद और भी बहुत कुछ। होम्स ने कहा, और कुत्ते का भी ध्यान रखें, वो खतरनाक है। बयानों के बाद पुलिस कॉपर बीचेस की ओर रवाना हुई। हम वहीं रुके ये जानने के लिए कि आगे क्या होता है। मैंने होम्स से पूछा, मिस्टर होम्स, आपको कैसे पता चला कि कुछ गलत था? उन्होंने अपनी पाइप जलाई और कहा, आपका खत मिस हंटर, उसमें जो विवरण थे, नीला गाउन, बंद कमरे, अजीब व्यवहार, ये सब सामान्य नहीं थे। फिर आपकी हिम्मत ने बाकी काम किया। डॉक्टर वाटसन हंस पड़े। होम्स को रहस्यों की गंध सूंघने की आदत है, लेकिन सच कहूं मिस हंटर, आप असाधारण हैं। मैंने शर्मा कर नजरें झुका ली। ये मेरे लिए बहुत था, पहले डर, फिर ये सम्मान। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी था, मिस रदरफोर्ड का क्या होगा? होम्स ने धुआं छोड़ा और कहा, वो शायद मजबूर थी। अगर उसने अपने पति का साथ नहीं दिया होता तो शायद उसकी जान को खतरा होता। पुलिस उससे पूछताछ करेगी, लेकिन मुझे लगता है उसे सजा नहीं होगी। कुछ घंटों बाद पुलिस वापस आई। इंस्पेक्टर ने बताया, मिस्टर रदरफोर्ड और टॉलर को पकड़ लिया गया है। कुत्ते को भी काबू में कर लिया गया। उसे नींद की दवा देकर बेहोश करना पड़ा। हवेली की तलाशी में कुछ कागजात मिले जो मिस्टर रदरफोर्ड की योजना को साबित करते हैं। मैंने राहत की सांस ली। ये सचमुच खत्म हो गया था। एलिस मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। उसके आंसू मेरे कंधे पर गिरे और मैंने उसे थपथपाया। अब तुम आजाद हो, मैंने कहा। उसने कहा, मैं लंदन जाऊंगी, वहां मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। पुलिस के जाने के बाद होम्स और वाटसन ने मुझसे विदा ली। होम्स ने कहा, मिस हंटर, अगर आपको कभी जरूरत पड़ी तो बेकर स्ट्रीट आइएगा, आप में जासूस बनने की काबिलियत है। वाटसन ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन शायद थोड़ा कम खतरनाक काम चुने। मैंने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया मिस्टर होम्स, डॉक्टर वाटसन, मैं आप दोनों की आभारी हूं। वे चले गए और मैं अकेली रह गई। मैंने स्टेशन की बेंच पर बैठकर अपनी डायरी निकाली। मैंने हर पल को लिखा था, डर, साहस और अब यह राहत। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था, अब मैं क्या करूंगी? कॉपर बीचेस ने मुझे बदल दिया था। मैं अब वो पुरानी वायलेट हंटर नहीं थी जो सिर्फ बच्चों को पढ़ाती थी। मुझ में कुछ नया जागा था, एक हिम्मत, एक जिज्ञासा। कुछ दिनों बाद मैं लंदन लौट आई। मेरे पास अभी भी कुछ पैसे थे। वो 120 पाउंड जो मिस्टर रदरफोर्ड ने देने का वादा किया था, वो तो नहीं मिला, लेकिन मेरी पुरानी नौकरी की बचत थी। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और सोचने लगी कि आगे क्या करना है। एक दिन मुझे एक पत्र मिला। ये एलिस का था। उसने लिखा था कि वो लंदन में खुश है और एक स्कूल में पढ़ाने लगी है। उसने मुझे अपने पास आने का न्योता दिया। मैंने जवाब लिखा कि मैं जल्द ही आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैंने एक और फैसला किया। मैंने शर्लक होम्स को एक छोटा सा खत लिखा, प्रिय मिस्टर होम्स, आपकी सलाह पर विचार कर रही हूं। शायद मैं जासूसी नहीं करूंगी, लेकिन कुछ ऐसा करूंगी जिसमें साहस और सच की तलाश हो। आपका धन्यवाद, वायलेट हंटर। उसके बाद मैंने अपनी डायरी बंद की और खिड़की के पास खड़ी हो गई। लंदन की गलियां फिर से मेरे सामने थी, कोहरा, शोर और अनंत संभावनाएं। बीच सब एक याद बन चुका था, लेकिन उसने मुझे सिखाया था कि डर के साए से बाहर निकलकर रोशनी पाई जा सकती है। मैंने गहरी सांस ली और मुस्कुराई।
मेरी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। आप सुन रहे थे शर्लॉक होल्म्स द एडवेंचर ऑफ द कॉपर बीचेस। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।